देखिए, मेडिकल साइंस में एक अजीब सा सुकून होता है, खासतौर पे जब हम डायग्नोस्टिक्स की बात करते हैं, है ना? जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो वो सीधा एक्सरे रूम में जाता है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ एक डार्क बैकग्राउंड पर एक चमकती हुई सफेद लाइन दिख जाती है। डॉक्टर कहता है यहाँ फ्रैक्चर है और बस बात वहीं खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली वो एक पूरी तरह से बाइनरी प्रोसेस है। या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। इसमें कोई एम्बिग्युइटी या ग्रे एरिया नहीं होता। इंसानी दिमाग को ये फिजिकल क्लैरिटी बहुत पसंद आती है। हम चाहते हैं कि हर प्रॉब्लम का एक क्लियर फिजिकल प्रूफ हो। सही बात है, जिसे हम देख सकें और एक फिक्स्ड बॉक्स में डाल सकें। पर जब हम इस मेडिकल दुनिया से निकलकर क्रिमिनल लॉ की तरफ आते हैं ना, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल कानून का लैंडस्केप इतना क्लियर नहीं होता, खास तौर पर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की दुनिया में। एक प्रैक्टिकल सिनेरियो सोचिए। किसी इंसान का मोबाइल फोन उसकी पॉकेट से गायब हो जाता है। आम बोलचाल में लोग इसे सिर्फ चोरी कह देंगे, राइट। लेकिन कानून की नज़र में ये इतना सिंपल नहीं है। वो फोन कैसे गायब हुआ, किस तरीके से लिया गया, आसपास के हालात क्या थे, और सबसे ज़रूरी बात, लेने वाले के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था। एग्जैक्टली वही इंटेंशन सबसे मेन होता है। ये सारे सवाल मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या वो सिर्फ एक थेफ्ट है या एक्सटॉर्शन है या फिर रॉबरी का संगीन जुर्म है। कानून सिर्फ फिजिकल एक्शन का एक्सरे नहीं निकालता, वो उसके पीछे छुपे इंटेंशन का भी एक्सरे निकालता है। और आई थिंक यही चीज इस पूरे लीगल सिस्टम को इतना कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग बनाती है। तो इस कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क को समझने के लिए आज इस डीप डाइव में हमारा मिशन इसी लीगल ग्रे एरिया को डीकोड करना है। और ये टाइमिंग बहुत परफेक्ट है, क्योंकि हम लीगल हिस्ट्री के एक बहुत बड़े ट्रांजिशन पॉइंट पर खड़े हैं। सदियों पुराने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की जगह अब नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने ले ली है। हाँ, जो 1 जुलाई 2024 से पूरी तरह लागू हो चुका है। तो आज हमारा फोकस एंटायरली प्रॉपर्टी ऑफेंसेस पर रहेगा। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकोटी के बीच के वो नैरो बॉर्डर्स जो अक्सर लीगल प्रोफेशनल्स को भी कंफ्यूज कर देते हैं, हम उन्हें ब्रेक डाउन करेंगे। बिल्कुल, हम उन इम्पॉर्टेंट केस लॉज और नए बीएनएस डॉक्यूमेंट्स का डीप एनालिसिस करेंगे जिन्होंने इन क्राइम्स की डेफिनेशन को आज के मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से अपडेट किया है। तो शुरुआत कहाँ से करें? किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझने का सबसे बेहतर तरीका उसकी फाउंडेशन को समझना होता है। और प्रॉपर्टी क्राइम्स के स्ट्रक्चर की फाउंडेशन है थेफ्ट, जिसे हम आम भाषा में चोरी कहते हैं। सही कहा। पुराने आईपीसी के सेक्शन 378 और नए बीएनएस के सेक्शन 303 के मुताबिक थेफ्ट को डिफाइन करने का तरीका आम इंसान की समझ से काफी अलग है। आमतौर पर हम सोचते हैं किसी की चीज बिना पूछे उठाना चोरी है। पर कानून किसी एक्शन को थेफ्ट तब तक नहीं मानता जब तक उसमें 5 स्पेसिफिक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पूरी तरह शामिल ना हो। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो वो थेफ्ट नहीं है। हाँ, सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल इंग्रेडिएंट है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, यानी बेईमानी की नीयत। कानून इसको रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस कहता है। दूसरा, प्रॉपर्टी का मूवेबल होना जरूरी है। कोई किसी का खेत या बिल्डिंग तो चुरा नहीं सकता ना। एग्जैक्टली। तीसरा इंग्रेडिएंट है प्रॉपर्टी को किसी के पोजेशन यानी कब्जे से बाहर निकालना। चौथा, ये पूरा प्रोसेस उस इंसान की कंसेंट या मर्जी के बिना होना चाहिए। और आखिरी 5वां इंग्रेडिएंट है प्रॉपर्टी को फिजिकली मूव करना। मतलब जब तक उस ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से थोड़ा सा भी हटाया नहीं जाता, लॉ कहता है कि चोरी कंप्लीट ही नहीं हुई। अब इन 5 एलिमेंट्स को सुनकर लगता है कि रियल लाइफ में ये थ्योरी कैसे अप्लाई होगी, है ना? इसमें एक डिस्टिंक्शन सबसे ज्यादा काउंटर इंट्यूटिव है, और वो है ओनरशिप और पोजेशन के बीच का फर्क। हाँ, हमारा सोसाइटी का व्यू ये है कि चोरी हमेशा मालिक यानी ओनर के खिलाफ होती है। लेकिन क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस देखें तो सच्चाई थोड़ी अलग है। कानून ओनरशिप से ज्यादा पोजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। कानून शांति चाहता है और स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है। इस पॉइंट की गहराई को हम एक बहुत क्लासिक केस से समझ सकते हैं। केस का नाम है प्यारेलाल भार्गवा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें एक गवर्नमेंट ऑफिस के सुपरिंटेंडेंट ने एक सीक्रेट ऑफिशियल फाइल ऑफिस से निकाली और अपने दोस्त को दी, ताकि दोस्त इस फाइल में अपने फायदे के लिए कुछ चेंजेस कर सके, राइट? बिल्कुल। लेकिन इस केस का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये था कि अगले ही दिन वो फाइल वापस ऑफिस में अपनी ओरिजिनल जगह पर रख दी गई। तो टेक्निकली ऑफिस का कुछ गायब तो हुआ ही नहीं।
तो आई एम अज्यूमिंग डिफेंस का आर्ग्यूमेंट यही रहा होगा कि जब फाइल वापस ही आ गई तो चोरी कैसी? परमानेंट लॉस तो किसी को हुआ ही नहीं है ना? हाँ, डिफेंस ने यही कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने क्लियर किया कि थेफ्ट एस्टैब्लिश करने के लिए परमानेंट डेप्रिवेशन जरूरी नहीं है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को टेम्परेरीली भी पोजेशन से हटाया जाता है बिना कंसेंट के और इंटेंशन डिसऑनेस्ट है, तो वो बीएनएस के अंडर कंप्लीटली थेफ्ट है। अरे वाह, मतलब इंटेंशन ये मैटर नहीं करता कि चीज हमेशा के लिए रख ली जाए, सिर्फ लेजिटिमेट पोजेशन को डिस्टर्ब करके अनफेयर एडवांटेज लेना काफी है। एग्जैक्टली। और इस पोजेशन के रूल को अगर थोड़ा आगे स्ट्रेच करें तो एक ऐसी सिचुएशन बनती है जो सुनने में मजाक लग सकती है। एक थॉट एक्सपेरिमेंट सोचिए, क्या कोई इंसान टेक्निकली अपनी ही प्रॉपर्टी को चुरा सकता है? आम लॉजिक तो कहेगा कि जो चीज पहले से मेरी है मैं उसे कैसे चुराऊंगा, पर मुझे लगता है लीगल लॉजिक इसका उल्टा जवाब देगा। जवाब हाँ होना चाहिए। बिल्कुल हाँ है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक बड़ी फेमस टेलर की एनालॉजी है। फर्ज कीजिए कि इंसान अपने कपड़े सिलने के लिए टेलर को देता है। अब लॉ कहता है कि जब तक टेलर को पैसे नहीं मिल जाते, उसका उन कपड़ों पर एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट बन जाता है। अच्छा, तो टेलर को लीगल राइट है कि वो कपड़े अपने पोजीशन में तब तक रखे जब तक पेमेंट क्लियर ना हो। हाँ, अब अगर असली मालिक पैसे देने से बचने के लिए चुपचाप टेलर की दुकान से अपने ही कपड़े उठा ले, तो कानून की नज़र में वो चोरी कर रहा है। क्योंकि उसने बीएनएस सेक्शन 303 के इंग्रेडिएंट्स पूरे कर दिए। अपनी प्रॉपर्टी को किसी के वैलिड पोजेशन से निकाला जिसके पास उसको रखने का टेम्पररी राइट था। ये वाकई पोजेशन को बहुत सेक्रेड बनाता है। सही कहा। और देखिए, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है, क्रिमिनल्स के तरीके भी बदलते हैं। इसलिए बीएनएस ने प्रॉपर्टी क्राइम्स को लेकर कुछ मॉडर्न कैटेगरीज बनाई हैं। सबसे प्रोमिनेंट एडिशन है सेक्शन 354, जिसे स्नैचिंग या झपटमारी कहते हैं। पुराने आईपीसी में तो स्नैचिंग अलग से था ही नहीं ना, उसे जेनिटल थेफ्ट या अगर चोट लगी तो रॉबरी मान लेते थे। बिल्कुल, पर बीएनएस ने स्ट्रीट क्राइम्स को सीरियसली लिया। अगर भीड़ में कोई पॉकेट मार चुपचाप वॉलेट निकालता है तो विक्टिम को पता ही नहीं चलता, वो स्टेल्थ है। पर अगर चलते हुए कोई बाइक पर आकर झटके से फोन छीन ले तो नेचर बिल्कुल बदल जाता है। हाँ, इसमें स्पीड और फोर्स इन्वॉल्व होती है। अचानक झपटमारी का विक्टिम पर बहुत फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। इसलिए इसको बीएनएस में क्लियरली एक अलग क्राइम डिफाइन किया गया है, जो सडनली या फोर्सबली होता है। एग्जैक्टली। अब तक हमने जो बात की, थेफ्ट या स्नैचिंग में प्रॉपर्टी विक्टिम की मर्जी के बिना ली जा रही थी, पीठ पीछे। लेकिन सोचिए, अगर क्रिमिनल छुपके से प्रॉपर्टी लेने की कोशिश ही ना करे, बल्कि सामने आकर विक्टिम को मजबूर करे कि वो खुद अपनी चीज दे दे, तो क्या होगा? तो क्राइम एक नए लेवल पर चला जाता है, जिसे एक्सटॉर्शन या जबरन वसूली कहते हैं। पुराने आईपीसी में ये सेक्शन 383 था और बीएनएस में 308 है। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में एसेंशियली अप्रोच और डर का फर्क है। थेफ्ट पर्दे के पीछे है, पर एक्सटॉर्शन आंखों में आंखें डालकर किया जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक्सटॉर्शन का सबसे मेन एलिमेंट डर है। क्रिमिनल विक्टिम में फिजिकल इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज या रेपुटेशन खराब होने का डर डालता है, और इस फियर के प्रेशर में विक्टिम खुद प्रॉपर्टी डिलीवर करता है। ये डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी कीवर्ड है यहाँ। मतलब थेफ्ट में चीज निकाल ली जाती है, पर एक्सटॉर्शन में डर से सौंप दी जाती है। और एक्सटॉर्शन का दायरा भी तो बड़ा है ना। थेफ्ट सिर्फ मूवेबल चीजों की होती है, पर एक्सटॉर्शन तो किसी भी प्रॉपर्टी की हो सकती है। इमूवेबल जमीन या ब्लैंक पेपर पर साइन करवाना। हाँ, अगर कोई धमकी देकर खाली कागज पर साइन करवाए तो वो भी एक्सटॉर्शन है। और यहाँ बीएनएस का मॉडर्नाइजेशन दिखता है। आज डिजिटल एज में धमकी घर चलकर नहीं आती, इंटरनेट से आती है। बीएनएस ने साइबर ब्लैकमेल को एक्सप्रेसली एक्सटॉर्शन बना दिया है। राइट। अगर हैकर डेटाबेस चुराकर रैंसमवेयर मांगे तो फिजिकल प्रेजेंस ना होने के बावजूद वो बीएनएस सेक्शन 308 के अंदर कंप्लीटली साइबर एक्सटॉर्शन है। लेकिन यहाँ एक डिटेल नोट करने वाली है कि ब्लैकमेल में थ्रेट हमेशा फ्यूचर का होता है, कि कल पैसे नहीं दिए तो नुकसान करूंगा। सही कहा, एक पेंडिंग थ्रेट होता है। लेकिन यहाँ से एक लीप लेते हैं। क्या हो अगर वो धमकी कल की नहीं, अभी और इसी वक्त की हो? जब सोचने का विंडो जीरो हो जाए तब क्राइम वायलेंटली रॉबरी यानी लूट बन जाता है। बीएनएस सेक्शन 309 यानी कानून का प्रिंसिपल है कि हर रॉबरी में फंडामेंटली या तो थेफ्ट शामिल है या एक्सटॉर्शन। रॉबरी एसेंशियली इनका एक हाई स्टेक्स वायलेंट वर्जन है। एग्जैक्टली। एक आम चोरी या एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बनती है, इसके दो फैक्टर्स हैं। पहला, इंस्टेंट फेयर यानी तुरंत मौत या चोट का डर, और दूसरा
प्रेजेंस ऑफ द ऑफेंडर, क्रिमिनल का वहां प्रैक्टिकली मौजूद होना। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रात को हाईवे पर किसी ने गाड़ी रोकी और गन पॉइंट करके वॉलेट मांगा। विक्टिम डर कर वॉलेट डिलीवर करता है, तो क्या ये एक्सटॉर्शन है? कानून कहता है नहीं, ये रॉबरी है, क्योंकि थ्रेट इंस्टेंट है और क्रिमिनल गन के साथ प्रेजेंस में है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। इसके ऑपोजिट सोचिए, किसी पेरेंट को कॉल आए कि उनका बच्चा किडनैप हो गया है और पैसे दो नहीं तो मार देंगे। डर बहुत भयानक है, पर क्या ये रॉबरी है बीएनएस में? नहीं, क्योंकि बच्चा और किडनैपर सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है और इंस्टेंट थ्रेट नहीं है, तो कानून इसे एक्सटॉर्शन मानेगा। किडनैपिंग का चार्ज अलग होगा ऑफ कोर्स, पर प्रॉपर्टी लेने का एस्पेक्ट एक्सटॉर्शन ही रहेगा। अब इन सब में 2-4 लोग थे, पर जब क्रिमिनल वर्ल्ड में नंबर्स बढ़ते हैं तो सोसाइटी के लिए बड़ा रिस्क बनता है। जब एक पूरा गैंग बनता है तो आती है आखिरी स्टेज, यानी डिकॉइटी या डकैती। बीएनएस सेक्शन 302। डकैती का मैथ तो काफी सिंपल लगता है। अगर 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर रॉबरी करें तो डकैती बन जाती है। पर बात सिर्फ संख्या की नहीं है, इसमें ग्रुप लाइबिलिटी या कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है जो बहुत पावरफुल है। हाँ, मतलब 5 लोग बैंक लूटने गए, 2 ने गन दिखाई, 1 ने कैश भरा और 2 लोग बाहर बाइक पर पहरा दे रहे थे। आम इंसान सोचेगा गन वाले की गलती ज्यादा है, पर कानून कहता है नहीं, सबकी क्रिमिनल लाइबिलिटी 100% बराबर है। ये कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी बहुत बड़ा डिटरेंट है, और डकैती तो इतना खतरनाक माना गया है कि उसकी सिर्फ प्रेपरेशन करना भी क्राइम है। अगर पुलिस किसी गैंग को मास्क्स और वेपन्स के साथ पकड़ ले, भले ही रॉबरी शुरू ना हुई हो, उन्हें वही सजा दी जा सकती है। बिल्कुल, और इस स्ट्रिक्टनेस को श्याम बिहारी केस से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। इसमें 5 डकॉइट्स गांव में रॉबरी करने गए, पर गांव वाले जाग गए तो वो बिना कुछ लिए भागने लगे। भाग रहे थे तभी तो एक डकॉइट ने पीछे फायर किया और एक गांव वाले की डेथ हो गई, है ना? हाँ, तो डिफेंस ने बहुत अग्रेसिवली आर्ग्यू किया कि रॉबरी तो फेल हो गई थी, वो लोग तो बस अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, तो जिसने गोली चलाई सिर्फ उस पे मर्डर चार्ज लगना चाहिए, बाकियों पे डकॉइटी विद मर्डर क्यों? अरे वाह, आर्ग्यूमेंट तो बहुत सॉलिड लग रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने जज किया कि डकॉइटी सिर्फ लॉकर खोलने तक लिमिटेड नहीं है, सेफ एस्केप करना उसी क्राइम का एक कंटिन्यूअस हिस्सा है। उस एस्केप में अगर एक ने मर्डर किया तो बाकी 4 की कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी। सब पर डकॉइटी विद मर्डर का चार्ज लगा। वाओ, ये क्लियरली दिखाता है कि जब गैंग्स इन्वॉल्व होते हैं तो कानून का एटीट्यूड कितना रूथलेस हो जाता है। खैर, अब तक तो हमने वायलेंस, फियर और गैंग्स की बात की, पर रियल वर्ल्ड में प्रॉपर्टी क्राइम्स हमेशा गन पॉइंट पर नहीं होते। सही बात है। कुछ सबसे बड़े फाइनेंशियल लॉसेस बहुत स्मूथली होते हैं, जहां ट्रस्ट का मिसयूज होता है, जैसे मिसअप्रोप्रिएशन या चीटिंग। यहाँ वायलेंस नहीं होता, पर दिमाग और इंटेंशन का करप्शन बहुत डीप होता है। जैसे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, नए बीएनएस में सेक्शन 314। इसमें प्रॉपर्टी इनिशियली बाय चांस मिलती है, जैसे रोड पर वॉलेट गिरना। अगर किसी को गिरा हुआ पर्स मिले तो उसे उठाना जुर्म नहीं है, पर अगर वो उसको मालिक को लौटाने की जगह खुद खर्च कर ले तो डिसऑनेस्ट कन्वर्जन हो गया। इंटेंशन बाद में खराब हुई पर क्राइम हो गया। एग्जैक्टली। और इसके आगे आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी सीबीटी, बीएनएस सेक्शन 316। इसमें प्रॉपर्टी गलती से नहीं मिलती, बल्कि ट्रस्ट के साथ सौंपी जाती है, एक फिडेशियरी रिलेशनशिप बन जाती है। अगर वो एग्जीक्यूटिव उसको अपने पर्सनल अकाउंट में डाल ले तो वो सीबीटी है। ट्रस्ट सोसाइटी के कॉमर्स का फाउंडेशन है, इसलिए सीबीटी पे कानून काफी सख्त है। सही कहा। और तीसरा है चीटिंग, यानी धोखाधड़ी। बीएनएस सेक्शन 318, जिसे पहले 420 कहते थे। लोग फ्रीक्वेंटली बोलते हैं उसने मुझे चीट किया, लेकिन चीटिंग और सीबीटी में बेसिक फर्क इंटेंट की टाइमिंग का है। सीबीटी में इंटेंशन शुरू में क्लीन थी, बाद में खराब हुई। पर चीटिंग में तो धोखा शुरुआत से ही था, राइट? पहले दिन से उसका प्लान प्रॉपर्टी कैप्चर करने का था। उसने झूठ बोलकर विक्टिम को फंसाया ताकि वो नेचुरली प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे। को ये फर्क कमर्शियल डिस्प्यूट्स में बहुत काम आता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा मिथ है, अगर किसी बिजनेस डील में पैसे दिए और डील फेल हो गई, सप्लाई नहीं हो पाई, तो लोग तुरंत चीटिंग का क्रिमिनल केस करने चले जाते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि बिजनेस फेल हुआ या कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो क्राइम हो गया, लेकिन चीटिंग के लिए सिर्फ डील टूटना काफी नहीं है। प्रूफ करना पड़ेगा कि जिस सेकंड
सामने वाले ने एडवांस लिया था उसकी इंटेंशन उसी वक्त माल ना देने की थी, यानी इनिशियल डिसेप्शन। एग्जैक्टली अगर शुरू में इंटेंशन ठीक थी और बाद में सर्कमस्टेंसेस की वजह से फेल हुआ तो वो सिविल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं। इसमें कोर्ट से डैमेजेस मांग सकते हैं पर जेल वाली चीटिंग नहीं लगेगी। तो इस पूरे डीप टाइप को सम अप करें तो एक पैटर्न क्रिस्टल क्लियर है। आईपीसी से बीएनएस का सफर सिर्फ सेक्शंस बदलने का नहीं है, कानून सोसाइटी के क्राइम प्रोफाइल के हिसाब से अपडेट हो रहा है। स्नैचिंग जैसे टर्म लाना या एक्सटॉर्शन में साइबर थ्रेट्स को डालना दिखाता है कि लीगल सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया है। बिल्कुल, मॉडर्नाइजेशन बहुत प्रैक्टिकली हुआ है, पर यहाँ एक नया एस्पेक्ट भी है। वही मैं सोच रहा था, एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग सवाल दिमाग में आता है। बीएनएस ने फिजिकल एक्शंस को तो अच्छे से अपडेट कर लिया, पर आने वाले 10-15 सालों में जब टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी और प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिजिटल या वर्चुअल हो जाएगी, जैसे मेटावर्स में एनएफटीज या क्रिप्टो। सही पॉइंट है, वहां तो फिजिकल पोजेशन जैसी कोई चीज ही नहीं है जिसे आप फिजिकली टच कर सकें। एग्जैक्टली। तो जब फिजिकल चीज है ही नहीं जिसे हाथ लगाया जा सके, तो मूविंग आउट ऑफ पोजेशन का क्या मतलब रह जाएगा? और जब क्रिमिनल हजारों किलोमीटर दूर से प्रॉपर्टी छीनेगा तो थ्रेट इंस्टेंट होगा पर फिजिकल प्रेजेंस जीरो होगी। हाँ, तो प्रेजेंस ऑफ ऑफेंडर के लॉ का क्या होगा? जब मेटावर्स में डिजिटल एवतार पे गन पॉइंट करके रैंसम मांगेंगे तो कानून उसे फिजिकल रॉबरी मानेगा या सिर्फ साइबर एक्सटॉर्शन? और तब क्या ये अपडेट हुआ बीएनएस काफी होगा या ह्यूमैनिटी को प्रॉपर्टी और क्राइम्स के इस वर्चुअल एग्जिस्टेंस के लिए कंप्लीटली एक नया क्रिमिनल कोड लिखना पड़ेगा? ये वो अनचार्टेड टेरिटरी है जिसके बारे में हमें सीरियसली सोचना चाहिए। द फ्यूचर ऑफ क्राइम एंड लॉ वाकई हमारी उम्मीद से बहुत तेजी से रूप बदल रहा है। इसी सोचने वाले सवाल और फैसिनेटिंग रियलिटी चेक के साथ इस डीप डाइव को यहाँ कंक्लूड करते हैं। कानून की गहराई और इंटेंट की कॉम्प्लेक्सिटी को समझते रहिए। कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप थिंकिंग।